मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देर न लगाते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट में पहला और दूसरा प्रश्न जो है जिसमें ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश यहाँ से पढ़ना है। अलग अलग घरों से निकल कर आने वाले बालकों ने बस में एक जीवन वातावरण बना डाला। तो यहाँ से पढ़ना है और ये आखिरी यहाँ तक पढ़ना है। आकर्षण का केंद्र था। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पाएंगे तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि बच्चों के आकर्षण का केंद्र क्या है? खेत है, पेड़ है, कुएँ पर लगा पंप है या फिर कुआँ है? ऑप्शन ये सभी आपके स्क्रीन पर है। कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन से बिल्कुल कुएं पर लगा जो पंप है यही बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा। दूसरे में है गद्यांश के अनुसार पंप किससे चलता है? हवा से, पानी से, बिजली से, तेल से? तो ये हवा से चलता है। यहाँ पे गद्यांश के अनुसार यहाँ कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा, ये तीसरा चौथा प्रश्न ये आपका कविता से लिया गया है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से तक पढ़ना है, जिससे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने भी उत्तर बना सकें। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी जो भी आंसर आप लोग को आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलते रहें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। इस काव्यांश के अनुसार कवि का घर कहाँ है? पेड़ पर है, जंगल में है, पूरा संसार है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे काव्यांश के अनुसार जो है कवि का घर जो है वो पूरा संसार ही माना है अपने घर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, कवि का धर्म किसका गुलाम नहीं होता है? बहुत अच्छे। यहाँ पे स्याही शब्दों का जो होता है ये गुलाम नहीं होता है। कवि का धर्म ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, से किस का चिन्ह है? ये से जो है ये किस कारक का चिन्ह है? ठीक, सभी को 8 प्रकार के कारक होते हैं तो सभी के चिन्ह आपको तो पता ही है या किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे से जो चिन्ह होता है ये किस कारक का चिन्ह है ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे अपादान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? का जैसे करते नहीं हैं, जैसे ये अपादान जो है से का कारक चिन्ह है। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न है, दही बड़ा सामासिक पद में कौन सा समास है? बड़ा है जो दही का अर्थात दही बड़ा कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधाराय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधाराय। यहाँ पे दही बड़ा अर्थात दही में जो डूबा हुआ बड़ा होता है उसी को कहा गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डी सही हो जाएगा। अगला है, चलिए, टिटिहरी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? टिटिहरी तो जानते हैं जो पक्षी का एक रूप होता है टिटिहरी, उसी को कहा गया है यहाँ पे। इसमें तत्सम रूप का क्या होगा? तो यहाँ पे टिटिभद्ध हो जाएगा। टिटिड्भ हो जाएगा। क्या? टिटिड्भ। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसे कह दो कि चला जाए। उसे कह दो कि चला जाए, यह वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ पे इसका सही रूप जो होगा कि उससे कह दो कि चला जाए। उसे नहीं, उससे। क्या? उससे। यहाँ पे उसे के स्थान पे उससे होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदार शब्द का विपरीतार्थ यानी उदार का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है तो यहाँ पे कृपण हो जाएगा। ठीक, कृपणार्थात ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 10वें प्रश्न नंबर पे चलते हैं। इसमें है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किंचन है, गरीब है, अकिंचन है, कंजूस है? 10वीं का ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिए, ए कह रहे हैं सी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको अंकिंचन कहा जाता है और जिसके पास सब कुछ होता है उसको किंचन कहा जाता है। क्लियर? इन दोनों में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लेते हैं और अगले प्रश्न में है, मेरे मुहबरे का अर्थ लिखिए। मेरे मुनि भी अंधेरे मुँह है, मेरा भी
क्या बताएं आपको? अंधेरे मुंह मुहबरे का अर्थ बताइए। दोपहर को, प्रातःकाल को, शाम को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा, प्रातःकाल को ही अंधेरे मुंह कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है भी बिल्कुल सही, प्रातःकाल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सेना, ये शब्द जो है कौन सी संज्ञा है सेना? तो सेना में जो होते हैं तमाम लोग होते हैं, जैसे आर्मी में कर्नल भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, ठीक है, जो क्लर्क होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ से समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, ऑप्शन समूहवाचक का संज्ञा है सेना। अगला प्रश्न है कि निम्न में अव्यय कौन सा है? 13 नंबर का प्रश्न है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्यय इसमें बताना है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो होता है ये अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इसमें र वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालव्य है, वत्सर्य है, दंतोष्ठ है या फिर काकलव्य है? 14वें नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे वत्स बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? वत्स बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक का संधि विच्छेद जब बनाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा, नय प्लस अयक। ठीक, क्या? नय प्लस अक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और 16 से लेकर के 18 तक यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। यहाँ पैसेज है, पैसेज आपकी स्क्रीन पर ही है, बहुत दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आप लोग को, यहाँ तक पढ़ना है देमसेल्फ तक। चलिए, बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ मैन एंड वोमेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है 17 नंबर का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा। हु आर सेकंड क्लास सिटीजन एज पर द पैसेजेस, तो वोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हु कैन बी इन चेंज डेवलपमेंट। 18 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 19 से 20 नंबर का प्रश्न है ये। और यहाँ पे ये पोएम लिखी गई है, इस पोएम को आप लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है, द लास्ट कनक्यूरियर। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है, यहाँ तक पढ़ना है। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए 19 नंबर और 20 नंबर का प्रश्न भी स्क्रीन पर है, देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सिमली है। इसमें आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच से, पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया है। ठीक है, तो सिमली हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आपको खाली स्थान में जो फिल करना है वो कौन सा शब्द भरा जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल हिडन, थ्रेड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और 21 और 22 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर को बताना है। 21 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपको दिख ही रहा है, इसमें आपको संभवतः नरेशन बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। एक सेंटेंस है आपका, इसमें है क्या, विराट कोहली सेड टू हार्दिक पांड्या, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा है, व्हाई डोंट यू प्ले योर नेचुरल गेम। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसको आपको पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस है आपका, हु एट द लास्ट कुकी। 22 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला 23 नंबर की बात करते हैं। इसमें भी स्पेस में कौन सा शब्द भरा जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ए भरा जाएगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में डी भर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। द रेस्टोरेंट हो जाएगा और ए जापानीज। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। 24 नंबर पे
प्रश्न पे चलते हैं और इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट खाली स्थान पे 2 भर दिया जाएगा और यहाँ पे विथ भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन फिल किया जाएगा। नेक्स्ट 26 की बात करें तो 26 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही हो जाएगा। इसमें लग रहा है कि आपको जो है यहाँ पे अपोजिट बताना था ब्लंट का, तो ब्लंट का शार्प होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी का आपका है, 15 हिंदी का था। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे चलते हैं और 27 नंबर में आपको जो है सिमिलर मीनिंग बताना है इस शब्द का, जिसको सिनोनिम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, सेम है। तो यहाँ पे 27 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 28 की बात करते हैं तो 28 नंबर में बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29-30 नंबर का प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें आपको जो ये अंडरलाइन शब्द है, इसके विषय में बताना है कि ये कौन से शब्द हैं। वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ पे पहला वर्ब सही हो जाएगा। ये चूज जो लिखा है ये वर्ब है। नेक्स्ट में अगले में अदर जो लिखा है ये क्या है 30 नंबर में, तो ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और संस्कृत के 10 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग मिलान करते रहिएगा हमारे साथ। 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, दस्यामी प्लस इति। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल त्यागेन समम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका समास विग्रह जब करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ये जो अंडरलाइन किया गया है इसका। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश में अनियर प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है इसमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ये उपरोक्त में ही शायद होता हो सकता है। ये जो शब्द लिखा है ऊपर में उसी में बनाना है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अरज प्लस निया। 1 मिनट, हाँ ठीक, सी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 34 नंबर का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे इति भर दिया जाएगा। अगला 34-35 बात करते हैं 34 के बाद, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इतस्तः बिल्कुल सही ऑप्शन। और 36 नंबर में भी पहला ही आपका सही होगा, विद्यालयम होगा। नेक्स्ट है 37 की बात करते हैं तो 37 में भी पहला ही ऑप्शन इदम वनम सुंदरम अस्ति। ठीक, ये शुद्ध रूप है, इसका जो है सेंटेंस जो लिखा है इसका शुद्ध रूप, ये पहला ऑप्शन सही होगा। 38 और 39 नंबर पे ये जो है आपका गद्यांश लिखा गया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इस 38 नंबर और 39 नंबर का प्रश्न आंसर बताएंगे। तो 38 नंबर में पहला ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर, इसको देखिएगा। और 39 नंबर की बात करें तो इसमें भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल है बिल्कुल सही ऑप्शन। 40 नंबर ये पद्यांश है, श्लोक है लिखा है, यहाँ से यहाँ तक श्लोक पढ़ना है और 40 नंबर का प्रश्न का आंसर देना है। तो 40 का सी बिल्कुल स्त्रियाम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विज्ञान का यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान के प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि वेग समय चित्र में जो दर्शाया गया है, एक साइकिल चालक की गति को दर्शाया गया है और त्वरण ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा स्पष्ट दिख रहा होगा इस ग्राफ में, ये जो आपका समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, समय जब इस प्रकार से ऐसे बढ़ता तो जो है आपका समय भी कुछ चलता, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, सीधा सीधा ये चल रहा है, चाहे ये हो चाहे यहाँ से हो, वेग तो हो लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें मलेरिया रोग के रोग वाहक का नाम बताना है। मलेरिया जिस रोग वाहक से का कारण होता है या जिस के कारण होता है उसका नाम बताना है यहाँ पे।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलिए बताइए। तो ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं इनके कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ 43 नंबर प्रश्न पे चलें और इसमें है रामू एक किसान है। अच्छा प्रश्न है। रामू एक किसान है जिसके खेत में मिट्टी काली और एवं मौसम गर्म है। मिट्टी जो है वो काली है और मौसम जो है वो गर्म है, तो वह अपने खेत में कौन से रेशे के पादप उगा सकता है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहें भाई। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे कपास बिल्कुल उगा सकता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसमें लगाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। यहाँ पे एफ का मान दिया गया है और आपको जो है त्रिज्या ज्ञात करना है वक्रता। तो आर बराबर जो है आपका 2f होता है, ठीक। आर बराबर क्या होता है 2f होता है और ये आर जो है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो आर बराबर 2 इंटू जो है जब का मान दिया ही गया है 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में ही है तो इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक कौन सा है। चलिए इसी प्रकार से जैसे अभी ऊपर के प्रश्नों में देखें कि मलेरिया का वाहक कौन सा है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से खसरा का वाहक या कारक कौन सा है ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ विषाणु है, विषाणुओं के कारण खसरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के साथ विलयन में डाला जाता है तो कौन सी क्रिया प्रदर्शित होती है। तो इसमें कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बल का वेग क्या होता है। चलिए बताइए, बल का आवेग पूछा गया है, वेग नहीं। बल का आवेग क्या होता है ये बताना है। तो बल का आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। जितना समय में जितना बल लगाया जाता है वही होता है आवेग बल का, ठीक। तो बल गुणे समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। एसिड रेन जिसको कहा जाता है, देखिए सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे भी। तो एसिड रेन कहे या फिर अम्लीय वर्षा कहें, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों सही है, यानी कि दोनों के कारण रेसिडेन होती है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपका पीतल किसकी मिश्र धातु है ये बताना है। वैसे बात करते हैं पीतल की, तो इसको अगर याद करना हो अच्छी तरह से तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पिताजी। क्या, पिताजी। तो पिताजी में पीतल किससे बनेगा, पीतल बनाना है तो तांबा और जस्ता से बन जाएगा। ये किससे बनेगा, तांबा और जस्ते से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो तांबा को कॉपर कहा जाता है, ठीक है। और जस्ता ये तो जानते ही हैं, जस्ता है ही। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। वो माफ कीजिए, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। यहाँ पे जस्ता और कॉपर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पिताजी से बनी गई। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, चलिए 49 के बाद 50 नंबर है, माचिस निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। माचिस निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो माचिस के ऊपर काला काला लगाया जाता है, लगा होता है, और जिसको उस पर रगड़ते हैं तो जल जाता है, उस किसका बना होता है वो, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्फोरस ही केवल लिखा है लेकिन उसका पूरा नाम रेड फास्फोरस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ से गणित का पोर्शन स्टार्ट होता है। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे और बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका पर्यावरण अध्ययन से है और साथ साथ जो है सामान्य ज्ञान के साथ करंट अफेयर के प्रश्न उसमें देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा दिक्कत है, ये PDF थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है 71 नंबर प्रश्न में कि भौगोलिक विचारधाराओं में जो नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक है वो कौन है। इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है ग्रिफिथ क्या है, टेलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा से लगे होने का तात्पर्य है कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, कितने राज्य हैं वो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 9 राज्य हैं आपके, कितने, 9 राज्य हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और अगला है 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या रहा। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या रहा, वो भी राजनीतिक कारण पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही था, जिसमें अंग्रेजों की साम्यवादी नीति भी थी और अपदस्थ किए गए सैनिक की समस्या भी रही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 1828 ईस्वी में, और वो भी 20 अगस्त की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किसको संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है। देखिए, संसद की जो है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा जो होता है उसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता है, वहीं पे लोकसभा को स्थगित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, हाँ एक बात और, ये मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद में भी 2 सदन होते हैं, जिसमें विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ये राज्यसभा से संबंधित होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक राज्यपाल होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। उसी प्रकार से सांसद जो बनते हैं, संसद जो बनता है वो भी 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, तीसरा जो होता है राष्ट्रपति होता है। क्लियर, तो उम्मीद है कि क्लियर दोनों समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका पहला सही था। अगला प्रश्न आपके है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो परियोजना है वो किसे आपस में जोड़ती है। जम्मू से सिक्किम को, श्रीलंका से कन्याकुमारी, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। श्रीलंका कह रहे हैं भाई, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो जोड़ती है ये उत्तर और दक्षिण गलियारा का परियोजना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं पे बात करते हैं पूर्व पश्चिम की, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे पूर्व पश्चिम में कौन सा जो है जो आपस में जोड़ता है, कौन सा शहर है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति कर दी थी। यहाँ पर सी राज्य समिति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अभी हमने कहा कि वो जो है उत्तर पश्चिम और पूर्व या पश्चिम की गलियारों की जो जोड़ता है वो आपका दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। क्लियर, तो यहाँ से सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व में। और ये छठ पर्व जो है ये आपके बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ पूछा जाता है छठ पर्व कहाँ का प्रसिद्ध पर्व है, तो ये बिहार का है। 78 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसमें औरतें जो होती हैं सुबह नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य भगवान का जो है पूजा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, असम। 79 डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे असम बिल्कुल सही ऑप्शन। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ये एक सींग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो असम में जो है 7 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताओ।
तो ये गार्डविन ऑस्टिन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर यही है, गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, पहला ही आपका सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है, उसका ऊंचाई टोटल जो है जी सर जी पढ़ाई थान ऊंचाई जो है ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके जो है K2 के नाम से भी जाना जाता है, गार्डविन ऑस्टिन K2 के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसका कथन है? 81 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्टंट का ये कथन है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो इसमें भी पहला ही ऑप्शन बिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्ली पे इन्होंने अपना प्रयास किया था, अभ्यास किया था। और इसी के साथ नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार केवल संसद को है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं, साथ साथ राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग को बताना है। इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें पूछा गया है कि संविधान के मूल कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? 84 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को जो है संबंधित प्रावधान दिए गए थे। और उसमें जब ये समिति बनी थी तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी वो आपका 10 था, वर्तमान में 11 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि समावेशी शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है? तो समावेशी में जो सभी वर्ग के बालक होते हैं उनमें उनको शामिल किया जाता है, चाहे वो पिछड़े बालक हों, विकलांग बालक हो, सामान्य बुद्धि के बालक हों, या जिस प्रकार के भी बालक हों, उस सभी वर्ग के बालक इसमें शामिल किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा ही ऐसा शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालक शामिल होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शिक्षा से संबंधित जो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र था वो कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका 1854 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, जेम्स लांजे सिद्धांत किससे संबंधित है? जेम्स लांजे सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताइए। 87 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बुद्धि परीक्षण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालक किस विधि से अधिक सीखते हैं? अनुकरण से, व्याख्यान से, श्यामपट्ट से, या फिर कोई नहीं? यहाँ पे अनुकरण का तात्पर्य है कि बड़ों का अनुकरण करना, जैसे बड़े जो भी करते हैं वही छोटे भी करना चाहते हैं, इसी माध्यम से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि कौन से तत्व एक कक्षा में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है? उसका विषयगत ज्ञान, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, या सभी? तो यहाँ पे आप लोग को तो पता ही हो गया होगा कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल ये सभी सही होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग से संबंधित रखता है? तो ये शिक्षा का अधिकार जो सब बढ़े एक अधिनियम 2001 में लाया गया था, उसमें आपको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में बताया गया था। ये इसी से संबंधित है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें माता पिता का मूल कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं। ठीक है, तो ये भी इसमें ये एक प्रकार से कहा जा सकता है मूल कर्तव्य। जो 11वां भी मैंने बताया था कि जब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी तो उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी, लेकिन एक कर्तव्य ये भी जोड़ दिया गया कि जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी माता पिता उनको शिक्षा प्रदान करें। ये आपका 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार कौन सा है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार यहाँ पर सभी हो सकता है। सभी क्या हो सकता है? सभी है ही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, सभी प्रकार से भिन्न होते हैं बालक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति मानसिक स्थिति का निरीक्षण व अवलोकन करता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, ये स्वयं का करता है। किसका? स्वयं का करता है। नेक्स्ट है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। टेट आप लोग दिए होंगे, सीटेट दिए होंगे, वहाँ पे आपको मिला होगा। तो यहाँ पे पहला ही कोल और ब्रूस का ये कथन है कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें यही जीवन का अनोखा काल होता है। ठीक, एक प्रश्न और आप लोग सुने होंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा कि माफ़ कीजिए, किस अवस्था को तूफानी या हलचल की अवस्था भी कहा जाता है? ठीक, सुने होंगे ये प्रश्न, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, ये कथन किसका है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है? 94 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा, संवेगों की तीव्रता, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम सीखने के नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, 3 नियम दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, जो मुख्य नियम है। 5 गौड़ नियम दिया गया है। तो इसमें आपका अध्यापक का नियम, शून्य अधिगम का नियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर 95 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य अधिगम का नियम कोई नियम नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तत्परता, अभ्यास, माफ कीजिए, तत्परता प्रभाव दिया गया है, अभ्यास नहीं दिया गया है। तो ये अध्यापक का नियम जो होता है वो अभ्यास का नियम से संबंधित है। ठीक, इसलिए ये सी ना होकर के क्या है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका नियम नहीं होता है। अगला है, स्व अधिगम का लक्षण कौन सा है? स्व अधिगम का लक्षण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, स्वयं सीखना ही स्व अधिगम का लक्षण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण या टोली शिक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 97 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1955 की बात करें तो ये 55 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे यश टाइप किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो पहला पावलाव शास्त्रीय अधिगम, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि बालक जो होते हैं एक समान ना होकर के भिन्न होते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन बी हरलाक का कथन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पर, बालकों के पिछड़ेपन मापने की इकाई क्या है? तो इसके मापने की जो इकाई है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, 101 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 101 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें पूछा गया है कि किस स्थान पर देश का पहला स्मार्ट सिटी एकीकृत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जिसको हम लोग ICCT कहते हैं, इसका गठन किया गया है? आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला आपका सही हो जाएगा, भोपाल में ये स्थित है। क्लियर, भोपाल में स्थित है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु एक नई दीर्घकालिक रणनीति 2030 तैयार की गई है? तो इसकी जो रणनीति तैयार की गई है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वयं पोर्टल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? स्वयं पोर्टल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको CBDT के नाम से भी शॉर्टकट में जाना जाता है, ने किस देश के साथ भारत के संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि DTA को अधिसूचित किया है? ऑप्शन के रूप में है ईरान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन। तो भी बिल्कुल सही, कुवैत के साथ जो है अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में नून असेंबली की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा के प्रयास से प्रारंभ की गई है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन, नई दिल्ली में ही भारत का एक शहर है, इसमें की गई है नून असेंबली की पहल। अगला प्रश्न आपका है, किस देश द्वारा उत्तर कोरिया, यहाँ पे कोरिया गलत लिखा है, उत्तर कोरिया होना चाहिए था, उत्तर कोरिया को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है?
ठीक, तो यहाँ पे 106 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चाइना के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने विद्यालयों के लिए इतिहास पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है? पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये सभी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये पंजाब सरकार के द्वारा पहल की गई है कि अपने विद्यालयों में इतिहास पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है नीति आयोग। इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग की बात कहीं भी की जाए, आप लोग जानते ही हैं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट होता है। इसका नाम पहले योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहीं पे पूछा गया इसके द्वारा किस कंपनी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसके उपयोग कर सफल उपज भविष्यवाणी मॉडल विकसित करने का फैसला किया गया है? तो ये आपका IBM है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। IBM कंपनी है। इसी के साथ नेक्स्ट, राज्यसभा के नियमों में बदलाव के लिए किस समिति का गठन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है? तो ये 109 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे बी के अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है, इस समिति के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण सर्किट की शुरुआत किस स्थान से की है? रामायण सर्किट का जो शुरुआत किया गया है वो जनकपुर से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा प्रत्येक महीने जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है ये CEO के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि डेस्क सर्वेक्षण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। SME के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न 113 नंबर का प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका ग्वाटेमाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही सही होगा, यानी पहला ऑप्शन ग्वाटेमाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पुराना करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 2018 मई में जिन देशों की यात्रा की है उन देशों के नाम यहाँ पे कौन कौन से हैं ये बताना है। ग्वाटेमाला, पनामा, पेरू, इक्वाडोर। तो यहाँ पे 3 का इन्होंने किया है, ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू। इक्वाडोर के जो है इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये सही नहीं है। इसलिए बी बिल्कुल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि विश्व की पहली महिला स्पेशल ट्रेन ने अपने परिचालन के 26 वर्ष पूरे किए हैं। यह ट्रेन किस स्थान पर चलाई जा रही है? पहली महिला स्पेशल ट्रेन है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर सभी जो है इस ट्रेन पर सभी जो है महिलाएं ही कार्यरत हैं। तो यहाँ पे ये जो है मुंबई में चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2018 की यहाँ पे बात किया गया है। 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है ये पूछा गया है इसमें। तो ये 2018 में जो है इसका स्थान 138वां रहा, लेकिन अभी 2021-22 की बात करें तो ये इसका स्थान कौन सा है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है ह्वेनसांग, बी ऑप्शन है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है फायान या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मैरी कॉम का संबंध किस क्षेत्र से है? मैरी कॉम का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत R&D के विस्तार के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया गया है ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की बात करते हैं तो 2018 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन लुम्बिनी में किया गया 2018 में, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसलें उगाई जाती थी?
चलिए, ये जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी, बिल्कुल सभी फसल हो जाए, चाहे वो जौ है, गेहूं है, मटर है, ये सभी उगाई जाती थी। डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट है, वैसे आप लोग अगर मिल जाता ये प्रश्न तो आप लोग केवल जौ और गेहूं ही मानते, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होगा, ठीक, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उसमें जो है सोचे विचारे तो भी ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दसराज युद्ध का उल्लेख कहाँ किया गया है? दसराज युद्ध जो है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 122 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहला, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तसंध्या। सप्तसंध्या जो है वो क्या है ये बताइए? संकुचित क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या ये सभी? तो यहाँ पे भी बिल्कुल विस्तृत क्षेत्र को ही सप्तसंध्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय ने लाल किला के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस निजी क्षेत्र को प्रदान कर दिया है? यानी कि कह सकते हैं लाल किले को जो है केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय ने इसको जो है प्राइवेट स्तर पर निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में दे दिया है। तो वो किसे दिया गया है? तो ये डालमिया समूह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई सीनियर जूडो चैंपियन 2018 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे पहला 15 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 15 पदक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, ई सिगरेट। ई सिगरेट को किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको इंड्स के नाम से जाना जाता है, इंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ललित कला क्या है? ललित कला क्या है? सौंदर्य की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, मानव चेतना का विकास या सभी? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे वो आनंद की अनुभूति हो, सौंदर्य की अनुभूति हो या मानव चेतना का विकास हो। यहाँ पे ललित कला इस सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोगी कला का क्या अर्थ होता है? ललित का कला का आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे उपयोगी कला बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? तो वो यहाँ पे कोई नहीं होगा इनमें से उपयोगी कला का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोसी, गंगा, घाघरा, कृष्णा। तो इसको आप लोग जानते होंगे, इस नदी को जो है बिहार का जो है शोक के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है कोसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसके मार्ग को निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इसको सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और बिहार को इसी में, बिहार को शोक के नाम से जाना जाता है, यानी बिहार की शोक जो है वो कोसी नदी ही है। क्लियर? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला क्या है? भवन निर्माण, शिल्प निर्माण या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों होगा, चाहे वो भवन निर्माण की बात हो या शिल्प निर्माण की बात हो। स्थापत्य कला ये दोनों से संबंधित है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न रीजनिंग का आता है और रीजनिंग के प्रश्न के ऑप्शन को केवल बताएंगे। आप लोग हमारे ऑप्शन के साथ अपने आंसर को मिलाइएगा और देखिए कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन इसका 131 का पहला सही हो जाएगा और 132 की बात करें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दक्षिण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 की बात करते हैं तो इसमें भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और उसी के साथ 33 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट की बात करें तो 34 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें दोनों जो है निष्कर्ष निकलेंगे। 35 पे चलते हैं और 35 पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और पेय जो है इस प्रकार से बनेगा। तो चाय और काफ़ी दोनों जो है क्या हैं, वो पेय हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कंप्यूटर से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम किसने जो है किया था? तो शिक्षण मशीन का निर्माण जो किया गया है वो आपका सिडनी प्रेसी के द्वारा किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन, प्रेसी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनसेट शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1983 में इनसेट शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इजी प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वेब पेज कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो वेब पेज जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब पे उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड की खोज किसने की थी?
तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन एंडी रोबिन के द्वारा एंड्रॉयड की खोज की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला पोर्शन आपका जीवन कौशल अभिवृत्ति से लिया गया है, 10 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। और चलिए इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। इस प्रश्न का पहला है जिसमें पूछा गया है कि वह कौन सा कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायता होता है। अग्राह्यता है, संवेग है, संप्रेषण या नैतिकता। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सहायक होते हैं इन सभी में वो अग्राह्यता होता है, ऑप्शन पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कथन लिखा गया है और ये किसका कथन है ये बताना है। ये कथन है कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। तो ये कथन किसका है? बिने का है, टर्मन का है, वाटसन का है, पावलाव का है। तो ये जो कथन है वो टर्मन साहब का कथन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा का अर्थ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, लक्ष्य उन्मूल व्यवहार को सक्रिय करना ही अभिप्रेरणा का अर्थ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें भूख, प्यास, डर आदि जो शब्द हैं ये किस तरह की अभिप्रेरणाएं होती हैं? तो देखिए जो भूख होती है, प्यास, डर, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं होती हैं और ये कह सकते हैं जन्मजात होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल जन्मजात बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? जन्मजात हो जाएगा, जन्म से ही होती हैं। और उसी के साथ अगला प्रश्न है मूर्ति बुद्धि से क्या तात्पर्य है? मूर्ति बुद्धि से क्या तात्पर्य है ये बताइए। यहाँ पे मानसिक क्षमता इसका तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि किस विद्वान ने इस बात को प्रमाणित किया कि शिक्षक और अभिभावक प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो बालक उनके व्यवहार को अनुकरण भलीभांति सीख जाता है। ये कथन किसका है ये बताना है, यानी ये प्रमाणित किया गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? तो ये जो प्रमाणित किया गया है सीयर्स के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा अभिभावक के पास छात्रों की जो मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन चारों पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको स्पष्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य जो संबंध बना रहता है उसी के द्वारा मासिक रिपोर्ट भेजने से ये प्रभाव पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील, बड़ी की बात नहीं किया गया है, ऊंचाई पर जो स्थित है झील उस विषय में बात किया गया है। तो यहाँ पे जो है चोल्हामो झील स्थित है, ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, माफ़ कीजिएगा ये लद्दाख में स्थित है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने यह सिद्धांत दिया कि प्रभाव का नियम वास्तव में पुरस्कार का ही एक रूप है? वैसे बात करते हैं प्रभाव का नियम जो है ये किसके द्वारा, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम जो दिया गया है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुबंधन का क्या अर्थ होता है? और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अनुबंधन का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे अनुबंधन का जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक अर्थ है यहाँ पे वो उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य का नियम होता है, ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत